नमस्कार सभी को। 7 और 8 तारीख का हरियाणा पुलिस का पेपर है और आज हम करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का प्रीवियस पेपर जो पिछली बार हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में मेल कैंडिडेट का। ये हमने किया नहीं था, वैसे तो हमने वीडियो डाल रखे हैं पेपर में, जो जो सिलेबस आया था, जो जो टॉपिक पेपर में आए थे उनकी वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन हमने प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन नहीं किया था। तो आज हम करेंगे मेल कैंडिडेट का मॉर्निंग शिफ्ट का, और ऐसे ही आगे इवनिंग शिफ्ट वाला भी और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनका पेपर भी और एसआई का भी सॉल्यूशन करेंगे धीरे धीरे। आज शाम 9 बजे हरियाणा करंट अफेयर की एक क्लास अपलोड होगी, उसे ज़रूर देखें। और हमने सोचा है कि हम हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके के भी वीडियो डालें। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, हर रोज़ एक वीडियो आएगी जिसमें आपकी या तो नेशनल करंट अफेयर या हरियाणा करंट अफेयर या स्टैटिक्स जीके के टॉपिक होंगे। तो लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पीएन। अब इसने देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसने बता रखा है, पहली बात तो आपको पीएन दे रखा है। वो कितना दे रखा है भाई? उसने 2n ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। और फिर इसने कहा कि n जो है ना वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब आप बड़ा जो n होता है ना, बड़ा जो n होता है ये होता है नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। अब इसने कहा है कि अगर छोटा जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम n की जगह 1 रख के देखेंगे। इस n का जो मान है वो 1 रख के देखेंगे हम, तो रखेंगे 2 गुणा 1। ये छोटा होना चाहिए n फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल से 2 एकम 2। इसका कितना है भाई? 2 आया। और इसका कितना है? 1। तो ये छोटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो n जो है ना वो 1 नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मैं n का मान 2 रख सकता हूं। क्या रख सकते हैं भाई? n का मान 2 रख सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2, छोटा होना चाहिए 2 का फैक्टोरियल से, 2 दूनी 4। छोटा हो 2 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 2। तो क्या ये छोटा है? नहीं है। इसका मतलब n का मान 2 भी नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही हमें चेक करता रहना है। ऐसे ही हम 3 को चेक करेंगे ना, तो 3 गुणा 2 कितना देगा? 2 गुणा 3। और n का मान 3 रखा है तो 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 3 दूनी 6। और ये भी 3 दूनी 6। छोटा तो नहीं है, बराबर आ गया हमारे पास। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने साफ कहा है कि छोटा होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो क्या होगी हमारे पास? क्या रखेंगे भाई? 2 गुणा 4, छोटा होना चाहिए 4 का फैक्टोरियल से, तो 4 दूनी 8। और ये कितना हो गया भाई? 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुणा 3, 4 3 12 दूनी 24। हाँ, इस बार छोटा है। इसका मतलब n का जो मान है वो 1 2 3 नहीं हो सकता, वो 3 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ देखो, ये ऑप्शन लिख रखा उसने कि n का मान हमेशा 3 से बड़ा होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि 3 समुच्चय हैं। समुच्चय का मतलब इंग्लिश में समुच्चय को बोलते हैं सेट्स। सेट्स का चैप्टर किया था ना हमने। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सेट्स की रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी क्लासें हैं चैनल के ऊपर। लगभग 45 क्लास, 45 क्लास हैं, तो जाके देख लेना। तो ये है सेट्स, ए बी सी सेट्स हैं। और उसने कहा है कि ए जो है ना वो सबसेट है बी का, और बी जो है सबसेट है सी का। तो मैं सबसे पहले ए सेट मान लेता हूँ। ए क्या है भाई हमारे पास? हमारे पास ए जो है वो है 1 और 2। मैं सिर्फ इतना मान लेता हूँ। बी ए से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि बी में ए वाले तो होने ही होने चाहिए, साथ साथ और भी होने चाहिए, क्योंकि ये सब 3। ठीक इसी प्रकार मैंने सी को मान लिया कि सी जो है ना वो है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे ही। ठीक है, तो देखो अब आप ध्यान से देखोगे तो ए जो है वो एक सेट है, बी का सबसेट है। सब इनमें से कौन सा सत्य है? ये आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे ना, ए बी और सी, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो हमें पहले देखना है कि पहला ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब ए और बी के इकट्ठा एलिमेंट लिखने हैं। तो ए यूनियन बी में क्या होगा भाई? ए यूनियन बी में होगा हमारे पास 1 2 3, 1
2 3, ये हमारे पास एक सेट यूनियन होगा। कहता है कि सबसेट होगा सी का, तो देखो आप सबसेट का मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं वो सी में होने चाहिए। हाँ बिल्कुल हैं भाई, तो इसका मतलब इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो गोले बनाओ, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहला जो है वो हमारे पास क्रिकेट का है, ठीक है ना, और दूसरा गोला जो है वो हमारे पास टेनिस का है। वो हमारे पास किसका है भाई, टेनिस का है। फिर इसने कहा कि 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो इसका मतलब मैं 10 को यहाँ लिख सकता हूँ। फिर इसने कहा 25 विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, ये देखो इसने कहा 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो देखो ये 10 पहले से क्रिकेट में हैं, टोटल 25 हैं, तो क्रिकेट के कितने बचे यहाँ पे 15। अब क्रिकेट के देखोगे तो 15 ये और 10 ये, तो टोटल कितने हो गए 25। यानी कि ये जो 15 है ना वो केवल क्रिकेट खेलते हैं, दोनों नहीं खेलते, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेनिस में 20 हैं, इसने क्या बताया, टेनिस में 20 विद्यार्थी हैं, यहाँ से देखोगे तो टेनिस में 20 विद्यार्थी हैं, और इन 20 में से 10 यहाँ पे हम लिख चुके हैं, तो बाकी कितने बचे 10। अगर फिर का उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस खेलते हैं ना क्रिकेट, देखो ये 15 हैं वो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ये केवल टेनिस खेलते हैं, और ये जो 10 हैं दोनों खेलते हैं, इसका मतलब 15 10 25 और 10 35। 60 में से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो अगर मैं बात कहूँ 60 टोटल हैं, इसमें से 35 कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो बाकी कितने बच गए भाई हमारे पास 25। कितने बच गए 25। तो ये जो 25 स्टूडेंट हैं ये कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो कितना हुआ भाई, इसका जो आंसर है वो हुआ हमारे पास 25। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। देखो जब प्रायिकता वाला चैप्टर आप देखोगे तो यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है। इसने कहा 3 गेंद निकालनी है और एक लाल हो, तो अगर एक लाल है तो बाकी की 2 नीली होंगी, बाकी की 2 क्या होंगी भाई, नीली गेंदें होंगी। तो हम कहेंगे लाल गेंद कहाँ से निकालेंगे, जो ये 5 लाल हैं इनमें से निकलेगी, तो हम लिखेंगे 5C1। वह है और है तो गुणा, 3 नीली गेंदें हैं तो उनमें से 2 निकालनी, 3C2। 5C1 होता है 5 गुणा 3C2 कितना होता है भाई, 3C2 होता है 3, ठीक है। 3C2 का मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 गया, 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अगर इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर आया 15। ये आए हमारे संभावित परिणाम, 15 जो आया वो संभावित परिणाम है। अब हमें चाहिए कुल परिणाम, क्योंकि प्रायिकता जो होती है वो होती है संभावित परिणाम। अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये होता है संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ठीक है। तो इस हिसाब से कुल परिणाम क्या होंगे भाई, कुल बॉल कितनी है, 5 लाल हैं, कुल बॉल कितनी है भाई, कुल बॉल है 5 लाल और 3 नीली, 8 गेंदें हैं और निकालनी 3 हैं, तो कुल परिणाम कुल से निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा भाई, टोटल 5 और 3 8 थी और 3 निकालनी है, तो क्या करेंगे हम 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 3 गया, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से हमारा आगे आंसर क्या आएगा, अगर मैं कहूँ तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, बटे में 5 का फैक्टोरियल है, गुणा में 3 का फैक्टोरियल, तो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया। तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, कि ऊपर बचा 8 गुणा 7 गुणा 6 बटे में नीचे बचा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, कितना आ गया भाई 56। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आया वो कितना आया, संभावित परिणाम आए थे हमारे 15 और ये आया है 56, ठीक है। ये कितना आया भाई 56 आया है। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर 15/56 ही होगा। देखिए रहा सी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है 15/56। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई,
के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, के का मान क्या होगा ताकि इसके दोनों मूल समान हों। अभी देखो जब आप इसकी बात करोगे तो के एक्स के अंदर गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा के एक्स स्क्वायर, और आगे गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2kx, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ना तो ये जो बनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर, जहाँ इसने ए की जगह क्या लिख दिया के, प्लस यहाँ पे होता है बी एक्स, तो इसने बी की जगह कितना लिख दिया 2k, प्लस सी, और सी की जगह 6 इज इक्वल टू 0। तो एक 2-3 बातें होती हैं इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनमें से पहली बात है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कौन है ये वाला, सी ये ए ये, तो इज इक्वल ये जो है वो बड़ा हो 0 से, तो क्या होता है इस समीकरण के जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 2 मूल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। जैसे इन्हें समान मूल बोला है ना, तो यहाँ क्या होंगे इसके 2 मूल होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे, 2 मूल होंगे और दोनों ही कैसे होंगे भाई, दोनों ही अलग अलग होंगे। दूसरी जो कंडीशन बनती है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो क्या होता है हमारा, तो जो होता है वो होता है कि 2 मूल होंगे लेकिन दोनों समान होंगे, जैसे इसने यहाँ बोला है, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन बनती है हमारी, तीसरी कंडीशन क्या बनती है भाई, तीसरी कंडीशन बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा रह जाए 0 से, तो हमारे सामने क्या होगा भाई, तो हमारे सामने होगा कि कोई मूल नहीं होगा उस इक्वेशन का, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक, उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा भाई, याद रखना उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अगर आप अब इनके बारे में बात करें कि वही वास्तविक मूल नहीं होगा तो कैसे होंगे, मूल तो होगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। अब यही बात इसने खुद बोली है, देखो इसने क्वेश्चन में क्या बताया कि इसके 2 समान मूल हैं, समान मूल हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, समान मूल हैं, तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा भाई, 0 होगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी कौन है इस इक्वेशन में, दी गई इक्वेशन में बी है 2k, बी स्क्वायर 2k इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू, k c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0 होगा। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा भाई, 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 6 चौके 24 k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, मैं 4k कॉमन ले सकता हूँ। तो 4k कॉमन लिया मैंने, 4k कॉमन लिया तो अंदर बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0। तो इसका मतलब एक बार तो 4k को 0 रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है ना कि 2 चीज़ों की गुणा तभी
दो चीज़ों की गुणा तभी जीरो होती है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। इसका मतलब या तो 4k जीरो होगा, या तो 4k इज इक्वल टू जीरो होगा, या k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो यहाँ से k का मान आ गया जीरो, और अगर ये जीरो हुआ तो यहाँ से k का मान आ गया 6। और यही हमें बताना था कि k का मान क्या होगा। तो इस हिसाब से हमारे k के जो मान आए वो क्या क्या हुए भाई, वो हुए 0 और 6। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तारण में दूसरा और तीसरा और चौथे पद का गुणांक समानांतर श्रेणी में हैं। तो बताइए, अभी ये बाइनोमियल थ्योरम है। जब आप वीडियो डाल रखी मैंने बाइनोमियल थ्योरम, अगर उसमें जाके आप इसको चेक करोगे ना तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी जो चैनल है इसकी प्ले लिस्ट में जाना, इसकी प्ले लिस्ट में जाना, और इसकी प्ले लिस्ट में जाके सीधा बाइनोमियल थ्योरम पे जाना। बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन सेम करवा रखा है भाई, कोई इसमें अलग नहीं है, बिल्कुल सेम करवा रखा है। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जब संख्याएं 517, 325 और को अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो ध्यान मत देना भाई, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इनको रखेंगे मतलब पहले सबसे बड़ा, तो इनमें देखो सबसे बड़ा कौन है भाई, 841, सबसे बड़ा है 841। अगली संख्या 800 के बाद अगर छोटा देखें तो 792, इससे अगला 639, इससे अगला 517, इससे अगला 325। ठीक है, कितने हो गए भाई हमारे पास, 5 हो गए। फिर इसने कहा कि अवरोही क्रम में रखने के बाद प्रत्येक संख्या में अंकों का मान क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। अब कहता है कि ऐसा करने के बाद प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलट देना है। क्रम पलटने का क्या मतलब है भाई, जैसे इसमें है 8 4 1, तो इसका क्रम पलट के हम क्या बना देंगे, इसको बना देंगे 1 पहले लिखेंगे, 4 बाद में और 8, इसको 2 9 7, कितना होगा भाई 2 9 7, ये कितना होगा 9 3 6, 9 3 6, ये कितना होगा 7 1 5, ये कितना होगा 5 2 3। ठीक है, फिर इसने कहा करने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। शीर्ष से तीसरी कौन सी होगी भाई, अगर देखें अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 700, पहले 900, फिर 700, फिर 500, तो 523 का आखिरी अंक कितना है भाई, 3 है। अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 0 से 50 के बीच, अब जब लगातार विषम संख्याएं होती हैं उनका फार्मूला होता है n²। अगर आपसे कोई पूछे 50 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 25। कितनी होती हैं भाई, 25। तो यहाँ n का जो मान आया ना वो कितना है, 25, और स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 625। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। फिर कहा कि n के मानों का समुच्चय x1 x2 और xn है का मानक विचलन, मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 9वीं या 10वीं क्लास में सांख्यिकी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, उसमें ये एग्जाम्पल एज इट इज़ दे रखा है भाई। उसने यहाँ पे कहा कि n मानों का समुच्चय x1 x2 और xn का मानक विचलन सिग्मा है, तो x1 प्लस k, x2 प्लस k और xn प्लस k का मानक विचलन क्या होगा। और वहाँ पे उसने सीधा बता रखा है कि इसका जो मान होगा ना वो सिग्मा के बराबर होगा। उसने कहा है कि अगर k कोई भी अचर, वहाँ पे लिख रखा है उसने कि अगर कोई भी अचर यानी कि नॉन वेरिएबल, कोई भी नॉन वेरिएबल अचर संख्या है, अगर वो बार बार किसी के अंदर, सब के अंदर जोड़ी जाती है, तो उसके मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका मानक विचलन कितना रहेगा भाई, इसका मानक विचलन रहेगा सिग्मा। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2n-1 और n बिलोंग टू n, कहता है कि हमेशा
किसके द्वारा विभाज्य होगी, किसके द्वारा विभाज्य होगी। तो अभी देखो भाई 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 2n माइनस 1। अब आप इसकी जगह ना एक एक का मान रख के देखें, n की जगह 1 रख के देखें तो 2 की पावर 2 4 माइनस 1 कितना हो गया भाई 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें 2 की पावर 2, n की जगह 2 रख के देखोगे तो 2 दूनी 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16 होता है, माइनस 1 करोगे तो 15। अब 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 कितना होता है भाई 64। 64 में से एक गया 63, 64 माइनस 1 63। तो अगर आप देखोगे ये सारे किससे भाग होते हैं, ये सारे किससे भाग होते हैं भाई, ये सारे 3 से भाग होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 कि ये सारे 3 से विभाज्य हैं। आपके ऑप्शन देखोगे सारे 4 से नहीं हो रहे, ठीक है ना, सारे 5 से नहीं हो रहे, 5 से होना शुरू हैं 2 के बाद, ये हो रहा है बस, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो सारे किससे भाग हो रहे हैं, ये सारे 3 से भाग हो रहे हैं। इसका आंसर है 3। अच्छा 10 1 10 2 10 3 ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एज इट इज़ करवा रखा है। मैंने बताया था कि जब भी आपके सामने 10a गुणा 1 के बराबर होगा, जब भी a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। तो आप देखोगे कि 89 और 1 90, इससे पहले 88 होगा तो 88 और 2 90, फिर इससे पहले 87 होगा, 87 और 3 90। तो सबका 1 1 1 1 बनता रहेगा, 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1। अब 89 हैं तो पूरे जोड़े तो बनेंगे नहीं, बीच में एक बचेगा 10 45, वो भी एक ही होता है। तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार आता है भाई ये प्रश्न, और बहुत बार करवाया भी गया है। अब इसने कहा साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर है 2 के। तो थीटा का मान 90 डिग्री पे 1 होता है, इसका भी कोसिकेंट 90 पे 1 होता है, और एक कितना हो गया भाई 2। तो इसका मतलब थीटा जो है 90 डिग्री है, और साइन का मान भी 1 है और कोसिकेंट का मान भी 1 है। अब 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कहा साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, क्योंकि साइन कोसिकेंट थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 पे कितना होता है 1, और अब 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। आज के लिए इतना ही भाई, यही पे क्वेश्चन थे। कल अगला पेपर लेके आएंगे और 5 बजे करंट अफेयर की क्लास आएगी, वो देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।